हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के चैप्टर 2 राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली बेस्ड है राइट्स के ऊपर। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, जो कि हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आपको पता ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सिटीजन को कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन्होंने इन राइट्स की लिस्ट बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनको लिखा हुआ है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इनका वायलेशन ना करें, ताकि गवर्नमेंट हमेशा इन राइट्स को ध्यान में रखकर ही अपना कोई भी काम करें। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स की लिस्ट लिखी हुई है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है उनकी जो लिस्ट बनाकर लिखी गई है उसको ही बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, एंड इसको प्रोटेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एंड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसका प्रोटेक्शन करता है कि कोई भी इसका वायलेशन ना करे। जो बिल ऑफ राइट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं गवर्नमेंट को इंडिविजुअल यानी कि लोगों के राइट्स का वायलेशन करने से। ठीक है, एंड अगर कोई भी व्यक्ति या कोई गवर्नमेंट या एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अगर वो क्या कर दे, उन राइट्स का वायलेशन कर दे, तो इस कंडीशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, उसने इन राइट्स के वायलेशन होने पर रेमेडी भी लिखी हुई है कि इनका वायलेशन होने पर क्या उपचार किया जाए। ठीक है, तो रेमेडी भी जो है इसके वायलेशन होने पर वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखित है। अब हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, कुछ राइट्स होते हैं जो कि ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं, कुछ होते हैं ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स एंड कुछ होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, बट क्या हुआ, 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ एंड उसमें क्या किया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि 7th फंडामेंटल राइट था उसको लीगल राइट बना दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनाया, क्यों बनाया। ठीक है, आप बस इतना जान लीजिए कि एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई है। ठीक है, एंड ये फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका प्रोटेक्शन खुद कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट करते हैं एंड कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति इनका वायलेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो है इनकी लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ये स्पेशली प्रोटेक्टेड होते हैं, इनकी इनको खास तरीके से इनकी सुरक्षा की गई है। फंडामेंटल राइट्स जब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनको अलग से लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक अलग से जगह बनाकर सारे राइट्स से अलग इनको लिखा गया है। ठीक है, लीगल राइट्स एंड जो ह्यूमन राइट्स हैं उनसे अलग फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है, क्योंकि ये स्पेशल राइट्स हैं। ठीक है, एंड इनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं, खास प्रावधान बनाए गए हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। फंडामेंटल राइट्स जो है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है एंड इनकी गारंटी दी जाती है खुद कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि कोई भी इनका वायलेशन नहीं करेगा। देयर वुड बी नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय एनीवन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है इनको चेंज करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, इनको चेंज करने के लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही इनको चेंज किया जा सकता है। जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका के पास पावर है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, बट एक चीज़ जो हमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट्स पर भी लिमिटेशंस लगा सकती है इन केस ऑफ एमरजेंसी। ठीक है, अब देखिए, पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में दिया गया है। ये जो राइट है ये क्लैरिफाई करता है कि हर एक व्यक्ति इक्वल है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, क्रीड और जेंडर। ठीक है, किसी भी चीज़ के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर व्यक्ति समान है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स एटसेट्रा। मतलब कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर सभी लोगों की समान रूप से पहुँच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एक रिलीजन के लोग ही किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं। ठीक है, वो गलत होगा, नहीं, सभी लोग जो है सबको अधिकार है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाए। ये है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसके अलावा
जो हमारा स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा, बजाय अगर उस व्यक्ति ने कोई भी अच्छा काम किया हो तो, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था, राजा महाराजा जो थे वो टाइटल होता था उनके पास, जैसे सुल्तान का या फिर कोई भी टाइटल उनके पास होता था, ठीक है। बट अब वो टाइटल्स जो है वो हटा दिए गए हैं। अब किसी भी व्यक्ति को टाइटल तभी दिया जाएगा जब वो एक्सेल होगा, यानी कि कुछ वो अच्छा काम करेगा किसी अच्छी फील्ड में, जैसे मिलिट्री या एकेडमिक फील्ड में अगर कोई व्यक्ति काफ़ी नाम रोशन करेगा देश का, तभी उसको कोई टाइटल दिया जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी लोगों को समान अवसर देने की बात की गई है इसमें, हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो है वो बताता है कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल स्कीम्स बना सकती है एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगर वो उनको स्पेशल प्रोविज़न बनाए उनके लिए या फिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन की पॉलिसी बना सकती है चिल्ड्रन, वीमेन या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये गिवन है आर्टिकल 19 to 23 में। इसमें क्या है, हर व्यक्ति को राइट है, अधिकार है इंजॉय करने का हमारी फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग ए फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड विदाउट इंडेंजरिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हर इंसान को ये अधिकार दिया गया है कि वो कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, बस वो क्या होना चाहिए, वो काम लीगल होना चाहिए, वो काम इनवैलिड नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए डेंजरस नहीं होना चाहिए, तभी उसको वो काम करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अलावा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर इंसान को राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको बिना कारण के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उस व्यक्ति के पास ये भी अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड करे एक लॉयर की मदद से, एक वकील की मदद से, ठीक है। इसके अलावा राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो डिग्निटी के साथ रहे, उसके साथ कोई गलत बर्ताव ना किया जाए एंड उसके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण ना किया जाए, ठीक है। इसके अलावा आवास तथा आजीविका का अधिकार जो है उसको भी राइट टू लाइफ में ही किया गया है शामिल, क्योंकि अगर आजीविका नहीं होगी, लाइवलीहुड नहीं होगा, शेल्टर नहीं होगा, तो उस व्यक्ति का राइट टू लाइफ भी फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं शेल्टर और लाइवलीहुड। ये देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, ये प्रोविज़न यह बोलता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी इंसान को अरेस्ट कर सकती है ऑन बेसिस ऑफ सस्पेंशन, कि वो इंसान लॉ एंड ऑर्डर को इंडेंजर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है एंड कोई भी गलत काम कर सकता है ना। तो इस शक के आधार पर, सस्पेंशन के आधार पर भी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इस एप्रीहेंशन पर किसी को अरेस्ट करती है कि वो व्यक्ति किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज हो सकता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो 3 महीने के लिए किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, ओनली फॉर 3 मंथ एंड आफ्टर 3 मंथ उसको कोर्ट में पेश किया जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है एंटी सोशल एलिमेंट्स, यानी कि जो असामाजिक तत्व हैं उनसे बचने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स, क्या राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? जी, राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो अनलिमिटेड है, नहीं, एमरजेंसी के टाइम पर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ राइट्स है जिन पर ऑलरेडी कुछ रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट है उसने जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, यानी कि अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, उसमें क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो इंसान कोई गलत शब्द का इस्तेमाल ना करे, ठीक है। वो इंसान जो है वो ऐसे शब्द बोले जिससे शांति बढ़े और जो नैतिक हो, अनैतिक शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है, ताकि समाज में शांति बनी रहे। इसके अलावा फ्रीडम टू असेंबल जो है उसको भी सिर्फ इस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए कि असेंबल अगर लोग हो गए हैं तो वो पीसफुली ही असेंबल हो, ठीक है,
बिना किसी हथियारों का इस्तेमाल किए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये बोलता है कि किसी भी इंसान के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले जो अंडर प्रिविलेज लोग थे, जिनको विशेष अधिकार नहीं थे, जो सामान्य लोग थे, जिनको निचली जाति का कहा जाता था, वो काफ़ी डिप्राइव थे एंड उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। तो इस राइट के ज़रिए उस एक्सप्लॉयटेशन को हटाने की कोशिश की गई है। ठीक है, बेगार और फोर्स्ड लेबर। ठीक है, बेगार यानी कि बिना पैसा दिए मजदूरी करवाना, विदाउट गिविंग मनी, हैविंग वर्क विद फ्रॉम अ पर्सन। ठीक है, बिना पेमेंट के किसी भी इंसान से ज़बरदस्ती काम करवाना, उसको बेगार बोलते हैं या फिर फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, तो वो इलीगल है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों को बेचना या फिर उनको दास बनाना अपना, वो भी इनवैलिड है। ठीक है, इलीगल है, ऐसा करने से पनिशमेंट दी जाएगी उस इंसान को। फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। पहले क्या किया जाता था, लोगों को बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था कि उम्र भर वो हमारा काम करेंगे, है ना, तो वो भी आज के टाइम में इलीगल है। एंड ये जो बॉन्डेड लेबर था ये स्टार्ट किया गया था मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड के द्वारा या फिर जो वेल्थी लोग थे उनके द्वारा, बट आज के टाइम में ये एक क्राइम है एंड ऐसा करना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने से, क्योंकि बच्चों का काम है कि वो पढ़ाई करें, है ना, एंड बच्चों से काम करवाना भी एक जुल्म है अगर बच्चों से बाहर का कुछ डेंजरस काम करवाया जा रहा है तो। ठीक है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको डेंजरस जॉब्स में इंगेज नहीं कर सकता कोई भी, जैसे कि फैक्ट्रीज में या माइंस में, है ना। एंड चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी जो है वो इलीगल है एंड उसके लिए अगर कोई भी बाल मजदूरी को बढ़ावा देता है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 यानी कि 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स गिवन है। एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखा गया है। ठीक है, पहला है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम होता है, एंड देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है इसको हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हमें बताता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी राइट का उल्लंघन होगा तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, एंड किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो राइट है। ठीक है, तो आप इसको एनसीईआरटी की बुक में भी ये दिया गया है, आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी इंसान जिस पर कोई भी आरोप लगाओ, तो किसी भी व्यक्ति पर जिस पर कोई भी आरोप लगा हुआ है उसके भी कुछ अधिकार है। जैसे जब तक कि किसी भी व्यक्ति का गुनाह साबित नहीं हो जाता कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, तब तक उस व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ राइट्स है जैसे कि हर इंसान को फ्री एंड फेयर ट्रायल का अधिकार है कि उसका अच्छे से मुकदमा हो, ठीक है, अच्छे से तफ्तीश की जाए, एंड हर व्यक्ति को अधिकार है, जो भी आरोपी है उसको अधिकार है कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने आप को बचाने की, अपना बचाव करने की। ठीक है, एंड 3 राइट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जैसे कि किसी भी इंसान को सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे अगर किसी इंसान ने चोरी की है ना, तो उसको 2 या 3 बार पनिश नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही बार पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई कानून, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया एंड जब उसने क्राइम किया उस टाइम पर वो क्राइम नहीं था, मतलब कि उस टाइम पर उसको क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता था, एंड आने वाले कुछ टाइम बाद उसको क्राइम की श्रेणी में डाल दिया, क्राइम कंसीडर किया जाने लगा, तो उस व्यक्ति को जो उसने पहले कोई भी अपराध किया था उसको उस अपराध की सज़ा भविष्य में नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी भी इंसान को, किसी भी आरोपी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने अगेंस्ट कुछ भी बोले, ठीक है, कि वो अपना गुनाह कबूल करें, किसी को भी इसके लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, ये देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम में जब राजा महाराजा का शासन हुआ करता था तो उस टाइम पर
एक ऑफिशियल रिलीजन होता था, जो भी राजा का धर्म होगा वही धर्म ऑफिशियल होता था। एंड अगर कोई भी इंसान जो राजा के धर्म से अलग कोई भी धर्म माने तो उसको या तो सज़ा दी जा रही थी, उस पर अत्याचार किया जा रहा था, या फिर उसको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपना धर्म बदल लें, है ना, अपना रिलीजन चेंज कर दें। तो ऐसा कुछ किया जा रहा था। बट आज के टाइम में क्या है, हम सभी को फ्रीडम दी गई है, डेमोक्रेसी में सबको फ्रीडम दी गई है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, जो भी उनकी चॉइस हो। एंड अगर वो चाहे तो कन्वर्जन करे, नहीं चाहते तो वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोगों की ही इच्छा है कि वो कौन सा धर्म मानेंगे, कौन सा नहीं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, इसमें ये कहा गया है हर इंसान को अधिकार है कि वो अपना रिलीजन माने, उसको फॉलो करे, उसका प्रचार करें, है ना, अपने रिलीजन के बारे में दूसरे लोगों को बताएं। तो ये सभी का अधिकार है। गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करेगी किसी भी इंसान की रिलीजन को मानने में, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। हालांकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है रिलीजियस मैटर्स में भी, सिर्फ उन मैटर्स में, उन रिलीजियस मैटर्स में जो कि सोशल हो। जैसे कि पास्ट में, पुराने टाइम में क्या किया जाता था, सती प्रथा होती थी, है ना, बिगमी यानी कि दो तीन शादी करने की प्रथा, बिगमी, ठीक है, ह्यूमन सेक्रीफाइस, लोगों की, व्यक्ति की बलि देना, है ना। तो ये सब जो था ये रिलीजियस प्रैक्टिस थी पिछले टाइम में जो फॉलो की जा रही थी। बट गवर्नमेंट ने इनको हटाया, इनको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया क्योंकि ये सोशल एविल्स थे, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो ऐसी धार्मिक प्रथाओं को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जो कि पूरे समाज के लिए गलत हो, ठीक है, जो कि सोशल एविल हो। अदरवाइज गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। हर इंसान को आज़ादी है कि वो अपना रिलीजन माने, उसके अकॉर्डिंग अपने कल्चर को माने एंड अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करें, ठीक है, हर इंसान का ये राइट है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर येट अनदर रीजन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटेड द राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन। ये वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है अपना रिलीजन प्रोपेगेट करने का हर इंसान को, ठीक है। हर इंसान के पास राइट है कि वो अपना धर्म बदल भी सकता है अगर वो चाहे तो, बट किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा कन्वर्जन के लिए, अपना रिलीजन चेंज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। सारे रिलीजन्स जो है वो इक्वल हैं। हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, जिसमें किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं कहा गया है, सभी रिलीजन इक्वल है। 8 रिलीजन्स है जो कि मेजर रिलीजन है एंड उन सभी को इक्वल माना है एंड कोई भी ऑफिशियल रिलीजन हमारी कंट्री में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं करती, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब देने में या फिर किसी भी चीज़ में किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो कंट्री है, आपको पता होना चाहिए दैट अवर कंट्री इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है हमारी कंट्री हर धर्म को समान मानती है, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती, ठीक है। ऑल रिलीजन्स आर सेम, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये बताता है कि जो हमारी कंट्री है उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि माइनॉरिटीज़ में आते हैं, जो कि लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर कल्चरल माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके अधिकारों की भी समान रूप से रक्षा की जाएगी जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, ठीक है। जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो कल्चरल माइनॉरिटी हो, सभी को ये अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कोई भी एड देने में, ठीक है, इस आधार पर कि वो माइनॉरिटी के द्वारा चलाया जाता है या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा रन किया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो वो सभी के साथ समान अधिकार करती है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसका मतलब है हर इंसान को राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया इसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। एंड अगर मौलिक अधिकारों का किसी भी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन होता है या गवर्नमेंट के द्वारा उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। जब भी कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है तो जो कोर्ट है वो कुछ स्पेशल ऑर्डर्स को जारी करता है जिनको रीट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीट्स, ठीक है। रीट जो है वो 5 तरीके का है। पहला है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है?
अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना होता है। एंड तब जो कोर्ट में जो जज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसका क्राइम क्या है, एंड वो जो है वो सेटिस्फैक्टरी रीज़न है या नहीं उस व्यक्ति के अरेस्ट होने का। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को बिना रीज़न के अरेस्ट किया जाता है तो जो कोर्ट है वो हेबियस कॉर्पस नाम का रिट जारी करती है। मैंडमस क्या होता है, इसमें जो कोर्ट है अगर वो फाइंड करें, अगर वो पाए कि कोई व्यक्ति जो है वो अपनी लीगल ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर रहा है, वो अगर अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा रहा है या फिर किसी भी इंडिविजुअल के राइट का वोलेशन कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट मैंडेमस रिट को जारी करता है। ठीक है, प्रोहिबिशन इसमें क्या होता है, अगर लोअर कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे फिर वो कोई भी लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, अगर वो कोई ऐसा डिसीज़न दे जो कि सही नहीं है तो जो हाई कोर्ट है वो उस डिसीज़न पर रोक लगा सकते हैं। इसी को प्रोहिबिशन कहा जाता है। ठीक है, क्यो वोगांटो में क्या होता है, क्यो वोगांटो में गवर्नमेंट जो है या फिर जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति से ये पूछ सकता है कि उसको कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट या फिर कोई भी बड़ी पोस्ट किस आधार पर मिली है। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी पद पर नियुक्त है बट वो उसके काबिल नहीं है, उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्यो वोगांटो नाम का एक रिट जारी कर दिया। ठीक है, इसके अलावा सर्शियोरेरी, इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से किसी भी केस को अपने पास ट्रांसफ़र करने के लिए कह सकती है। ठीक है, तो इसी को सर्शियोरेरी कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए। अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मैनी अदर मैकेनिज्म हैव बीन क्रिएटेड ईयर्स फॉर द, अब देखिए जुडिशरी के अलावा बहुत सारे और भी मैकेनिज्म्स लिए गए हैं हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि एक कमीशन बनाया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, अलग अलग तरह के कमीशंस बनाए गए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये ह्यूमन राइट्स के जो है उनके उल्लंघन को रोकता है एंड उनका प्रोटेक्शन करता है। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के राइट्स का शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के राइट्स की रक्षा करता है, सिक्योरिटी करता है। ठीक है, एंड जो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ के राइट को वोलेट होने से बचाता है। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि इंडिपेंडेंस लेने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो काफ़ी चैलेंजेस फेस करेगा, तो उन चैलेंजेस को अच्छे से पूरा करने के लिए एंड लोगों की इक्वालिटी और वेलबींग को बनाए रखने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई थी जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बताई थी। ठीक है, ये जो पॉलिसी डिसीजंस हैं इनको बनाने के लिए या इनको लागू करने के लिए गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती, गवर्नमेंट की इच्छा है कि वो इनको लागू करना चाहती है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है जो हमको फॉलो करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए। ठीक है, उन्हीं को DPSP कहा जाता है, बट ये नॉन जस्टिशिएबल होती है, मतलब कि गवर्नमेंट की इच्छा है, ठीक है, कि वो इनको इन्फोर्स करना चाहती है या नहीं। आगे बात समझ में। एंड अगर गवर्नमेंट DPSPs से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं बनाती या उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है जुडिशरी वो गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जो DPSP होते हैं वो क्या होते हैं, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है नॉन जस्टिशिएबल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको क्रिएट करने के पीछे एक मोरल रीज़न ये था कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों का फ़ायदा ही करे, हमेशा लोगों का वेलबींग करे। ठीक है, तो इसके लिए इनको बनाया गया था, एक सेपरेट लिस्ट बनाई गई थी इनके लिए। इनमें कुछ पॉलिसी डिसीजंस लिखे हुए हैं, गाइडलाइंस लिखी हुई है जो कि गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है एक आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल कंट्री बनाने के लिए। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट बाउंड नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट की इच्छा है कि वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। एंड अगर गवर्नमेंट DPSPs को इम्प्लीमेंट नहीं कर दी तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि DPSPs को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए व्हाट डू डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन। अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में होता क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व।
ठीक है। इनमें क्या था, इनमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे जो कि एक सोसाइटी के रूप में हमें फॉलो करना चाहिए, अडोप्ट करना चाहिए। इसमें कुछ पॉलिसीज़ लिखी थी जो ये गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, ठीक है। एंड इसमें कुछ राइट्स लिखे थे जो कि फंडामेंटल राइट्स से अलग थे, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इनके ऊपर ध्यान दिया एंड काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की इनमें से, जैसे कि जमींदारी एबोलिशन बिल, नेशनलाइज किया बैंकों को, ठीक है। और बहुत सारे फैक्ट्री लॉज बनाए, मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। प्रोविज़न किया रिजर्वेशन का, अपलिफ्टमेंट के लिए स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। जो SC और ST थे उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई। एंड काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की DPSPs में से, ठीक है। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम, ठीक है, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सब भी DPSPs में ही था जो कि गवर्नमेंट ने बाद में इम्प्लीमेंट किया अपनी विश से, ठीक है, ताकि एक अच्छी कंट्री का निर्माण किया जा सके। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, जो कि पार्ट 4 में दी गई हैं। टोटल 10 ड्यूटीज़ थी पहले के टाइम में, बट 2008 में क्या हुआ, एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड ऑन कर दी, ठीक है, जो कि इस बारे में थे कि राइट टू एजुकेशन दिया जाना चाहिए सभी बच्चों को, एंड पेरेंट्स का और गार्डियंस का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें, ठीक है। तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन की गई, ठीक है। एंड जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ऐड हुई 2008 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स देखिए, लोगों का वेलफेयर करना, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना रिसोर्सेज का, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस को बढ़ाना। एंड पॉलिसीज थी इसमें कुछ, जैसे समान नागरिक संहिता होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, एंड अल्कोहल और लिकर के कंजम्पशन को प्रोहिबिट करना, प्रमोशन करना कॉटेज इंडस्ट्री का, प्रिवेंशन ऑफ स्लाउटर ऑफ यूजफुल कैटल, जो उपयोगी जो पशु है उनका वध ना करना, स्लाउटर ना करना, है ना, विलेज पंचायत को प्रमोट करना, राइट टू वर्क, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, ठीक है। तो ये सब कुछ DPSPs में दिया गया है। ये काफ़ी कम है बट ये काफ़ी वास्ट है अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो। अब फंडामेंटल राइट्स और DPSP में रिलेशन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल होते हैं, जस्टिशिएबल होते हैं। अगर इनको फॉलो ना किया जाए तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट अगर DPSP को फॉलो ना किया जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। DPSP नॉन जस्टिशिएबल है जबकि फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, ठीक है। ये सब कुछ बात है। फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन जुडिशरी करती है बट DPSP का नहीं करती, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है एंड क्या नहीं कर सकती, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है एंड क्या नहीं कर सकती, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें कुछ डिफरेंसेस थे। DPSP जो थे वो सोसाइटी के वेलबींग के लिए बनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो उसने कई बार कोशिश की कि वो DPSP को इफेक्ट देने के लिए फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, बट फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। जैसे कि जब जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया गवर्नमेंट ने, उसके लिए जब लॉज पास किए, जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन DPSP में दिया गया था, गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ बनाया, बट फिर ये कन्फ्लिक्ट हुआ कि जो जमींदारी पावर है ये राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन कर रही है ना। तो फिर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, ठीक है, जो कि 1978 में हुआ, ठीक है। केशवानंद भारती केस के बाद जो कि 1973 में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हटाया जाए, है ना। एंड फिर क्या किया गया, 1978 में फाइनली राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया 44th अमेंडमेंट के द्वारा, एंड इसको फंडामेंटल राइट से कन्वर्ट कर दिया लीगल राइट में, ठीक है। एंड ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी ले सकती है वेलबींग के लिए सोसाइटी के, ठीक है। जैसे कि ट्रेन्स जहाँ पर जाती है वहाँ पर जो पटरी होती है वो बनाने के लिए, है ना, काफ़ी लोगों की ज़मीन का यूज़ किया जाता है।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोगों से वो ज़मीन ली, पैसे दिए उन्हें एंड फिर वो ज़मीन ली, क्योंकि ये ज़रूरी था लोगों के वेलफेयर के लिए, है ना। तो इस वजह से जैसे कि डैम बनाने के लिए लोगों की ज़मीन पर डैम बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो फिर ये सब इसलिए किया गया ताकि राइट टू प्रॉपर्टी, अगर जब तक फंडामेंटल राइट रहेगा राइट टू प्रॉपर्टी, तब तक ये सब नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए इसको लीगल राइट बना दिया, ठीक है। केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसके दौरान काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो इसलिए क्या किया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको लीगल राइट बना दिया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी था ऐसा करना। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो गवर्नमेंट जो थी वो लोगों की ज़मीन को यूज़ नहीं कर सकती थी सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, जैसे कि ट्रेन्स की पटरी बनाने के लिए एंड डैम वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो इस वजह से तो ये हमारा चैप्टर था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।